Hello friends, good morning. Welcome to Constance Mind. In this video, we will discuss about the teaching aptitude question of the PhD entrance exam and UGC NET, CSIR NET, etc. तो आप सभी जो है इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए और मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर रिसर्च मेट्रोलॉजी तथा टीचिंग एप्टीट्यूड को बेहतर ढंग से कवर किया जाता है और कुछ वीडियो अपलोडेड हैं ऑलरेडी और अब मैक्सिमम वीडियो अपलोड करने की प्लानिंग चल रही है। थोड़ा फैसिलिटी और जो इक्विपमेंट हैं वो कम अवेलेबल होने के कारण थोड़ा देरी से वीडियो आती है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग का सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो और चीज़ें अच्छे से निकल के आएंगी। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर अपना सपोर्ट हम तक पहुंचाएं। किसी भी क्वेश्चन को या सजेशंस को आप कमेंट सेक्शन में डालें, जिससे कि चीज़ों को बेहतर ढंग से बनाने में थोड़ा मदद मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड से ही है। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ड सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन। मतलब जो मूल शिक्षा का उद्देश्य है वो निम्नलिखित में से किस पर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। इसका मतलब है समाज में व्याप्त जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनसे। फिर उसके बाद है नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय अ सोशल ग्रुप। इसका मतलब है कि किसी सामाजिक जो समूह है उसके द्वारा निर्धारित जो आचरण होते हैं उनके मानकों से। फिर तीसरा है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। इसका मतलब जो मानवीय मूल्य है उनके प्रति क्या है, कंसर्न या फिर संवेदना। लास्ट है रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार है उनके इंस्ट्रक्शन से, मतलब अनुदेशन से, उनके इंस्ट्रक्शन से। तो ये चार ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि मूल शिक्षा का जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित में से किस पर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहां पर सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही है। क्या? कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज, मतलब मानवीय मूल्यों के प्रति जो संवेदना है उससे मूल शिक्षा का उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। मतलब जो शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, प्रभाव है, उसका निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, मतलब जो शिक्षण है उसका प्रभाव निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए। तो पहला है कोर्स कवरेज, दूसरा है स्टूडेंट इंटरेस्ट, तीसरा है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, लास्ट है यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। मतलब अगर कोर्स कवरेज को कहा जाए तो ये जो कोर्स होते हैं उनको अच्छे से कवर करने के आधार पर, छात्रों में इंटरेस्ट के आधार पर, मतलब जो छात्रों में इंटरेस्ट पैदा हो उसके आधार पर, और तीसरा है छात्रों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके आधार पर, मतलब जो छात्रों के लर्निंग परिणाम, आउटकम मतलब परिणाम, उनके आधार पर। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब कक्षा में जो शिक्षण सहायक है सामग्री उनके उपयोग के आधार पर। तो चारों में से कौन सा ऐसा ज्यादा प्रभावशाली शिक्षण है जिसके रूप में किया जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों के जो लर्निंग परिणाम है उनके आधार पर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो तीसरा प्रश्न है इन विच टीचिंग मेथड्स लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्शनल एंड प्रोएक्टिव। मतलब निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को बहुत अच्छा, इष्टतम तथा पहलकारी माना गया है। ठीक है, इनमें से कौन से जो टीचिंग मेथड हैं जिसमें कि जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट है, उसकी भागीदारी को पहलकारी माना गया है, प्रोएक्टिव। ठीक है, तो पहला है डिस्कशन मेथड, बी है बज सेशन मेथड, सी है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड एंड डी है प्रोजेक्ट मेथड। जो डिस्कशन मेथड है इसको आप कह सकते हैं हिंदी में, मतलब जो परिचर्चाएं होती हैं, डिस्कशन आपस में होता है, उसकी विधि। बज सेशन को आप कहेंगे कि
जो एक युग्म वार्ता जो होता है, ये भी परिचर्चा ही है, लेकिन ये सत्र की विधि में होता है, एक सेशन चलता है इसका, ठीक है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का मतलब होता है कि जो विचार वेश सत्र की विधि में होता है, मतलब यहाँ पे विचारों का सेशन होता है। प्रोजेक्ट मेथड जो कि परियोजनाएं होती हैं उनके मेथड के रूप में मेथड जो होता है। तो यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी ही होगा, मतलब कि परियोजना विधि के रूप में। इसका मतलब क्या है कि जो परियोजना विधि है वो शिक्षण की, मतलब टीचिंग की बहुत ही न्यू मेथड्स मानी जाती है, नई विधि। इसके प्रवर्तक जो हैं वो जॉन ड्यूबी के शिष्य जो थे W.H. किलपैट्रिक थे, ठीक है। तो इस विधि में छात्रों के जो जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्रों द्वारा ही इसमें समस्या समाधान की योजना भी तैयार की जाती है। इसमें शिक्षक केवल निर्देशक सुगमकर्ता का कार्य करता है, अर्थात इसमें शिक्षार्थी यानी छात्रों की भागीदारी को पहलकारी माना या फिर बनाया जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, मतलब जो टीचिंग का प्रभाव है उसको प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली फैक्टर है, वो किससे संबंधित है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर, सबसे ज्यादा प्रभावी जो कारक है टीचिंग मेथड को प्रभावित करने वाला, वो कौन सा, किससे संबंधित है। पहला है ऑप्शन सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, बी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, सी प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड डी एजुकेशनल सिस्टम। ए का मतलब है देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उससे, बी है समाज की आर्थिक स्थिति से, एंड जो सी ऑप्शन है उसका मतलब है कि राजनैतिक जो व्यवस्था है उसके स्टेटस से। एजुकेशनल सिस्टम मतलब शैक्षणिक व्यवस्था थे, तो आप सभी जानते हैं इसमें एजुकेशन सिस्टम ही ऑप्शन सही होगा। जो शैक्षणिक व्यवस्था है वही शिक्षण प्रभावकारिता को जो प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक है वो माना जाता है। इसी से किसी समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है। पहले समाज नहीं आ जाता है, पहले आप शिक्षण व्यवस्था ही बनाएंगे, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको एक कथन मिलेगा और दूसरा तर्क मिलेगा। तो यहां पर ये असर्शन है एंड रीजन है, तर्क एंड कथन। तो तर्क क्या है वो बाद में, पहले हम असर्शन देखेंगे। फॉर्मुलेटिव इवेल्युएशंस टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब होता है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मुलेटिव नहीं फॉर्मेटिव आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, मतलब निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है उससे लर्निंग की गति को क्या होता है, त्वरित बनाता है। मतलब जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वो लर्निंग को क्या करता है, उसकी गति को त्वरित करता है, मतलब बढ़ाता है, एक्सीलरेट। रीजन, अब यहाँ इसका क्या है, रीजन में ये है एज अगेंस्ट समेटिव इवेल्युएशन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज हाईली रियलेबल। समेटिव मूल्यांकन जो है उसकी तुलना में क्या, फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है वो ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। तो दोनों में से आप ये ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखकर समझेंगे। ए ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, एंड जो रीजन है वो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन क्या है, वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है ए इज ट्रू, मतलब असर्शन जो है वो सही है लेकिन रीजन क्या है वो गलत है। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों सही है बट रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहले ऑप्शन में बताया गया था कि रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, लेकिन इस ऑप्शन में बताया जा रहा है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब जो असर्शन है वो फॉल्स गलत है लेकिन रीजन सही है। तो ये भी ऑप्शन गलत होता है और ये भी गलत होता है। यहाँ पर ऑप्शन सही है आपका बी वाला,
assertion is true but reason is false। यही ऑप्शन आपका सही है। तो छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल प्रपोजिशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। तो शिक्षण लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग है उसके रिलेशनशिप में नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है, कथन है, उनमें से कुछ कथन, कौन से कथन स्वीकार्य हैं, मतलब एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस में है, तो उनको आपको चूज कर लेना है और ये कोड दिए गए हैं, इनसे आपको चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले ये हम क्या कथन को देखते हैं। तो पहला कथन है, व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन अ टेस्ट इट इज द टीचर हु फेल्स। ठीक है, इसका मतलब है जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। मतलब कि छात्र अगर असफल होते हैं तो ये शिक्षक की असफलता है, पहला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा है, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। मतलब जो प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य होता है वो लर्निंग को सुनिश्चित करना होता है कि किस तरह से लर्निंग अच्छी हो सके। तीसरा है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग। मतलब तीसरा है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग। मतलब इसका ये है कि लर्निंग के बिना शिक्षण हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। मतलब कि शिक्षण के बिना कोई भी लर्निंग नहीं हो सकती है। पांचवा है, अ टीचर टीचर्स बट लर्न आल्सो। एक शिक्षक जो है वो शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। लास्ट है, रियल लर्निंग इंप्लाइज रोट लर्निंग। इसका मतलब है कि जो वास्तविक लर्निंग है उसका मतलब होता है कंठस्थ किया जाना वाला लर्निंग। ठीक है, अब इनमें से आपको दिए गए जो कोड्स हैं उनको देखना है। ए में कह रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। मतलब कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इनको आप अच्छे से देखिएगा, ऐसे आपको कोड दिए रहेंगे, आपको समझना होगा और मिलाना होगा। और आपको बता दें, इसी तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराते होंगे, लेकिन हम उस तरह के क्वेश्चन ले आए हैं जिससे कि ऐसे ही क्वेश्चन से आपका साक्षात्कार हो एग्जाम में, तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कठिन है। ठीक है, आपको ये पढ़ना होगा अगर आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बता दें, इनमें से जो कोड दिए हुए हैं इनमें से आपका कोड सही होगा बी। ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 1, 2, 3 एंड 5। मतलब कि जो पहला है और दूसरा है, तीसरा है और पांचवा। मतलब कि जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। और दूसरा, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य लर्निंग को सुनिश्चित करना होता है। तीसरा, शिक्षण के बिना शिक्षण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। अब पांचवा जो ऑप्शन है वो है कि शिक्षण कोई शिक्षक अगर करता है तो वह सीखता भी है। ठीक है, तो ये जो है आपके बी वाले ऑप्शंस के कोड सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले असर्शंस दिया है, उसके बाद दिया है रीजन। मतलब सबसे पहले कथन फिर तर्क। तो कथन क्या है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब कि जो लर्निंग है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। और फिर रीजन क्या दिया है कि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेसेस। मतलब जो लर्निंग है के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन के जो प्रक्रम है, प्रक्रियाएं हैं, उनसे जोड़ना चाहिए। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है, कोड्स हैं, वो नीचे दिए गए हैं, ये 4। इनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, अब बात करें हम सबसे पहले कोड की, तो वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सर्शन का। अगर हम बी की बात करें तो ये कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। मतलब दोनों सही हैं, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन के लिए नहीं है। और सी कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एंड डी कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको समझना है यहाँ पे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, या कौन दोनों सही है कौन दोनों गलत है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका सही होगा ए।
मतलब कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो कह रहा है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, मतलब लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है और लर्निंग को यूजफुल बनाने के लिए उसे अपने अपने लाइफ के प्रोसेस से लिंक करना जरूरी है। तो ये दोनों सही है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ये साबित हो जाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का क्रम तार्किक है, मतलब जो रिसर्च स्टेप्स हैं इनमें से कौन सा तार्किक है, लॉजिकल है। तो पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एनालिसिस, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन और फिर हाइपोथेसिस मेकिंग, देन कलेक्शन ऑफ डाटा एंड देन अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। कहने का मतलब सबसे पहले आप समस्या का स्थापन करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर शोध का जो है उसका विकास करेंगे, फिर आप परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, फिर उसके बाद आप एकत्र करेंगे निष्कर्ष को और उनका कंक्लूजन देंगे। ठीक है, उनका निष्कर्ष देंगे। तो ये है पूरा, ये एक फॉर्मेट है, सीक्वेंस है। तो आपको चेक करना है, इसी तरह से 4 सीक्वेंस है, कौन इसमें से सही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन तो यहां पर ऑप्शन आपका सही होगा सी, और वो ऑप्शन है नीचे यहाँ पे प्रॉब्लम फार्मुलेशन। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, मतलब कि सबसे पहले आपको समस्या का स्थापन करना है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस आ जाता है, आपको हाइपोथेसिस का निर्माण करना है, मतलब परिकल्पना बनाना है, फिर आपको अपने रिसर्च का डेवलपमेंट करना है, उसका डिजाइन बनाना है, फिर आपको डाटा का कलेक्शन करना है एंड देन एनालिसिस योर डाटा एंड फिर आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिसर्च का स्टेप है और ये वाला सी वाला बेस्ट है, यही आपका सही है। ये है 9वां क्वेश्चन। यहां पर आपको 2 सेट दिए गए हैं। जो सेट फर्स्ट है उसमें आपको दिया गया है रिसर्च मेथड्स एंड जो सेट 2 है वहां पे डाटा कलेक्शन टूल्स हैं, मतलब कि रिसर्च की विधि एंड उसके लिए टूल्स, ये दोनों आपको दिए गए हैं। तो इनमें से आपको करना क्या है कि जो आपको दोनों सेट्स दिए हुए हैं इन दोनों का मिलान करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो नीचे आपको कोड्स दिए गए हैं, आप इनमें से चूज करें। तो यहां पर ऑप्शन आपका जो सही है वो बी सही होगा, मतलब कि बी वाला ऑप्शन ये आपका सही होगा। ठीक है, इसमें आपको जो अनुसंधान विधि है उसको किससे मिलाना है, तीसरे से, मतलब कि इसको जो है आपको एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है उसको किससे मिलाना है, उसको आपको तीसरे से मिलाना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, तो इसको आपको 4th नंबर से मिला देना है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट एंड जो सी है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड्स, इसको आपको मिला देना है 2nd से, क्वेश्चनेयर से, मतलब प्रश्नावली से। लास्ट ऐतिहासिक मेथड जो है इसको जाहिर सी बात है कि आपको फर्स्ट से ही मिलाना होगा। ठीक है, यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। समझ पाए आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो आप बेहिचक बताएं, गलती तो इंसान से ही होती है, क्वेश्चंस को मेंटेन किया जाएगा और नेक्स्ट बार ऐसी गलती ना हो इसका पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। 10वां क्वेश्चन है द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स may be considered prescient at which stage of research। इसका मतलब होता है कि जो शोध नैतिकता है, मतलब रिसर्च एथिक्स, ठीक है, इसका विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है। मतलब जो रिसर्च एथिक्स है इसका विषय शोध के और रिसर्च के किस स्टेज में परसियंट मतलब संगत माना जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डिफिनीशन, मतलब समस्या का स्थापन एंड इसकी परिभाषा के चरण में। एंड सेकंड है एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, मतलब शोध के समग्र
या फिर सामग्री जो आप कह सकते हैं उसके निर्धारण के चरण में। और सी है एट द स्टेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। प्रदत्त मतलब जो डाटा है उसके कलेक्शन एंड उसके विवेचनाओं के चरण में, ठीक है। तो रिसर्च इथिक्स का प्रयोग आप समझ गए होगा, तो इसी में होगा। लास्ट है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, मतलब निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो आप भी समझते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे दिमाग पे तो समझ जाएंगे ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है, ये सही होगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, मतलब निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो आता है। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट किस में आता है निम्नलिखित में से, वो आप देखिए। पहला है आपका डॉक्टर लेवल थीसिस, मतलब कि डॉक्टरेट जो लेवल का शोध पत्र होता है। और बी है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, मतलब शोधकर्ताएं जो है, जो शोध करता है उनका सम्मेलन। वर्कशॉप एंड सेमिनार, मतलब कि जो वर्कशॉप होती हैं और सेमिनार्स होते हैं उनमें। सिंपोजिया, मतलब कि जो प्रस्तुतियां होती हैं, संवाद परक प्रस्तुतियां होती हैं उनमें, ठीक है। तो ये लास्ट है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप बताइए। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही होगा कि जो रिपोर्टिंग प्रारूप है वो निम्नलिखित में से जो डॉक्टर लेवल थीसिस है इस प्रारूप में ज्यादा निर्दिष्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। डूइंग एक्शन रिसर्च, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप, मतलब कि जो एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, उसको करने में जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है निम्नलिखित में से। तो पहला है रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, मतलब कि विमर्श, प्रेक्षण, योजना का निर्माण एंड उसका क्रियान्वयन। बी है पहले आप योजना का निर्माण करेंगे, प्लान, फिर आप उसका क्रियान्वयन करेंगे, एक्ट, फिर आप उसको प्रेक्षण करेंगे, मतलब उसको ऑब्जर्व करेंगे, तब उसको रिफ्लेक्ट या फिर विमर्श करेंगे। सी है योजना का निर्माण करते ही आप दूसरे स्टेप पे विमर्श पे आ गए, ये गलत है। डी है पहले आप क्रियान्वयन कहाँ से कर सकते हैं, एक्ट पहले कहाँ से आ गया, पहले आप प्लान तो बनाइए। तो सबसे पहले प्लान होता है, तो वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इतने से ही आप समझ सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट with view to explore the possibility of their enhanced participation in a school program. This is related to which type of research? किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के जो प्रतिभाग है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि लाने के लिए, मतलब जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षक तथा छात्र भाग लें, इसकी संभावना को पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है, उनके साथ साक्षात्कार करता है। जो यह प्रसार है ये रिसर्च के किस प्रकार से संबंधित है, तो वही प्रकार यहां पे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा है, पहला इवेल्युएशन रिसर्च, दूसरा फंडामेंटल, तीसरा एक्शन एंड फोर्थ अप्लाइड, कौन सा है इसमें से। तो इनमें से है आपका सी एक्शन रिसर्च, ये क्रियात्मक अनुसंधान है। तात्कालिक समस्याएं जो हैं उनके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, एक्शन रिसर्च। तो ये ऑप्शन आपका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर्स इज इन द नेचर ऑफ बीइंग। अतः अगर आप समझें हिंदी में तो किसी सूचना समृद्ध कक्षा की जो व्याख्यान है उसकी जो सामान्य विशेषता है इसके किस प्रकृति के होने में होती है। कौन सी प्रकृति, 4 प्रकृति यहां पर दी गई हैं। पहली है सीडेंटरी, मतलब कि गति रहित, और दूसरा है स्टेजर्ड, मतलब शांतरित, और सी है फैक्चुअल, डी सेक्टरल। फैक्चुअल मतलब तथ्य तथा सेक्टरल मतलब खंड। तो सेक्शन एंड फैक्ट्स यहाँ पे है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन है। कौन सा, सी ऑप्शन, फैक्चुअल। सूचना समृद्ध जो कक्षा है उसका तात्पर्य होता है कि विद्यार्थी के विषय से संबंधित सभी उपयोगी जानकारी उसको
कक्षा में उपलब्ध होती है। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान में सामान्य विशेषता उसके फैक्ट्स होने में होती है। तो ये फैक्चुअल अगर होगा तो उसकी विशेषता यही है। अब आता है 15वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाई, मतलब जो भाव बोधक संप्रेषण होता है, मतलब भाव बोधक जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है, किसके द्वारा ड्राइव होता है। पहला पैसिव एग्रेशन, मतलब उदासीन उग्रता आप कह सकते हैं, पैसिव एग्रेशन। इनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो कूट लेखक हैं उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। एक्सटर्नल क्लूज, मतलब बाह्य संकेत। एंड इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब है कूट लेखक एंड कूटानुवादक अनुबंध। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन कराया जाए, अगर पूर्णतः हिंदी हो जाए तो आपको और नहीं समझ में आएगी। आप इंग्लिश तो कुछ समझ भी लेंगे क्योंकि आपने एमएससी इसी तरह से पढ़ी है, तो आप कुछ ना कुछ इंग्लिश जरूर समझ लेंगे, लेकिन हिंदी पूरी आ गई तो बिल्कुल आप नहीं समझ पाएंगे, ये सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, इनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो बेसिस होता है, उसका आधार होता है, वो क्या होता है? वो होता है सोशल आइडेंटिटी, मतलब सामाजिक पहचान। यही क्लासरूम कम्युनिकेशन का आधार होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, यह पहले से यह माना जाता है, क्या माना जाता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग माना जाता है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है पहले से अंडरस्टैंडिंग माना जाता है यह, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन थे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में विस्तार से समझाने का प्रयास करें तो इसलिए कम कम क्वेश्चन ही किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।